Welcome to GKRB ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके व्याकरण का 13वां पाठ पढ़ेंगे और आपके पाठ का नाम है वाक्य। वाक्य यानी सेंटेंस। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, सारे बच्चे पेज नंबर 112 में आइए। पेज नंबर 112 में आए। ठीक है, अभी हम वाक्य का परिभाषा देखते हैं। ठीक है, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह यानी शब्दों को इस तरीके से व्यवस्थित करके रखा है कि उससे पूर्ण अर्थ निकले तो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे। ठीक है, वाक्य में शब्दों को हम व्यवस्थित रूप में रखते हैं। कैसे? सबसे पहले कर्ता होता है, फिर वाक्य के अंत में क्रिया होता है और बीच में कर्म होता है। तो एक व्यवस्था से रखा जाता है, तो वही बोला गया है शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह। वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं ना, तो उसके लिए बोला गया है समूह। ठीक है, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। अब देखो, एक उदाहरण लेते हैं। माँ बेटी को प्यार कर रही है। माँ बेटी को प्यार कर रही है, ये एक वाक्य है। हमारा परिभाषा क्या है? शब्दों का व्यवस्थित समूह। शब्दों का व्यवस्थित समूह। अगर कर्ता यहाँ पे माँ है, इन शब्दों को आगे पीछे उल्टा सीधा करके लिख देने से, जैसे अगर वाक्य होता माँ को प्यार है बेटी रही कर, शब्द तो वो भी था, लेकिन शब्दों का समूह तो वो भी था, लेकिन क्या उससे पूर्ण अर्थ निकल रहा था? नहीं निकल रहा था। इसीलिए वाक्य में शब्दों को व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। ठीक है, वाक्य में शब्दों के समूह को व्यवस्थित रूप में रखा जाता है जो पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की उसमें क्षमता होती है, तो उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? अभी हम देखेंगे वाक्य के अंग कि वाक्य में क्या क्या होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता, वाक्य में जिसके बारे में बोला गया हो वो उद्देश्य होगा, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो बोला गया है वो विधेय आएगा। ठीक है, उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में बोला जा रहा है, कर्ता। ठीक है, विधेय यानी कर्ता के बारे में जो बोला गया है वो विधेय। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। मयंक ने पुस्तक पढ़ी, किसके बारे में? कर्ता कौन है? मयंक। मयंक ने। ठीक है, मयंक ने क्या हो जाएगा? मयंक ने उद्देश्य हो जाएगा ये। ठीक है, और उद्देश्य के बारे, कर्ता के बारे में क्या बोला गया है? पुस्तक पढ़ी, तो ये हो जाएगा विधेय। ठीक है, तो वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और कर्ता के बारे में जो बोला जाता है वो विधेय होता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो। कुत्ता सड़क पर चल रहा है। यह इस वाक्य में कर्ता कौन है? कार्य चलने, सड़क पर चलने का कार्य कौन कर रहा है? कुत्ता। कुत्ता यहाँ पे कर्ता है, तो कुत्ता उद्देश्य हुआ। ठीक है, कुत्ता उद्देश्य हुआ, और सड़क पर चल रहा है, वो क्या क्रिया कर रहा है? विधेय। ठीक है, अगला उदाहरण देखो। शिक्षिका बच्चों को गाना सिखा रही है। यहाँ पे कर्ता कौन है? शिक्षिका, तो उद्देश्य क्या होगा? शिक्षिका। और शिक्षिका क्या कर रही है? बच्चों को गाना सिखा रही है, तो विधेय। विधेय में कर्ता जो कर रहा है वो आता है। ठीक है,
विधेय होगा बच्चों को गाना सिखा रही है। यहाँ देखो अगला उदाहरण देखो, खेतों में फसल लहलहा रही है, कर्ता कौन है? खेतों में, तो खेतों में उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य के बारे में क्या बोला गया है कि फसल लहरा रही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, खेतों में फसल ये उद्देश्य है। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है। कर्ता यहाँ पे खेतों में जो फसल है वो इस वाक्य में कर्ता है, तो खेतों में फसल उद्देश्य होगा और लहलहा रही है विधेय होगा। ठीक है, और आगे बताया गया है उद्देश्य में मुख्य कर्ता होता है। ठीक है, उद्देश्य में हम किसे लेते हैं? कर्ता को। तो कर्ता का विस्तार भी हो सकता है। ठीक है, ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। कर्ता के साथ इसका कर्ता का विस्तार का मतलब होता है बच्चों कर्ता के साथ जुड़े विशेषण आदि अन्य शब्द। ठीक है, विधेय, विधेय में क्या लिखते हैं? कर्ता के बारे में जो बताया गया होता है वो विधेय में आता है। तो क्या होगा? क्रिया, कर्म, कर्म का विस्तार। ठीक है, आया समझ में? अभी हम उद्देश्य और विधेय का कुछ उदाहरण आपको दिया गया है बुक में, वो देखेंगे। उद्देश्य, विधेय। एक वाक्य है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। वाल्मीकि ने उद्देश्य है क्योंकि वाल्मीकि, इस वाक्य में वाल्मीकि ने, वाल्मीकि करता है ना, तो इसलिए इसको उद्देश्य में लिखेंगे। और विधेय में क्या लिखेंगे? कर्ता ने जो कार्य किया होता है वो विधेय में आता है। तो रामायण लिखी, लिखी क्रिया है और रामायण कर्म है। ये ब्रैकेट में रेड में बता रखा है। ठीक है, अगला है महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक पुस्तक लिखी। उद्देश्य कौन है? कर्ता कौन है? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने को उद्देश्य के अंदर लिखा है। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में क्या बोला गया है? रामायण नामक पुस्तक लिखी। लिखी क्या है? क्रिया है। और रामायण क्या है? कर्म है। नामक पुस्तक कर्म का विस्तार है। ठीक है, लिखी क्रिया है, रामायण कर्म है, नामक पुस्तक कर्म का विस्तार है। ठीक है, अगला देखो, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक पुस्तक आश्रम में रहकर लिखी। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने, ये कर्ता हो गया। देखो कर्ता हो गया ना, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने, तो ये कर्ता हो गया। तो कर्ता क्या है? वाल्मीकि ने है। तो कर्ता का विस्तार कैसे कर दिया है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, इस तरीके से कर्ता का विस्तार किया। और विधेय क्या होगा? रामायण नामक पुस्तक आश्रम में रहकर लिखी। ठीक है, ये विधेय है। उद्देश्य के बारे में ये बताया गया है कि उद्देश्य ने यानी कर्ता ने रामायण नामक पुस्तक आश्रम में रहकर लिखी। लिखी क्या है? ब्रैकेट में बताया गया है कि वो क्रिया है। ठीक है, और कर्म क्या है? रामायण। कर्म का विस्तार क्या है? नामक पुस्तक आश्रम में रहकर। ठीक है, कर्म का विस्तार। समझ में आया बच्चों? अभी देखो, उद्देश्य यानी मैंने क्या बताया? उद्देश्य यानी कर्ता, और विधेय यानी उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो बोला गया है वो विधेय में आता है। ठीक है, उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय में यानी विधेय में उद्देश्य यानी कर्ता के बारे में जो बोला गया है वो विधेय में आता है। तो एक वाक्य है, मैं मॉल जाकर कपड़े ले आया। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? कर्ता कौन है? मैं। तो मैं, हम बता देंगे कि मैं उद्देश्य है। और कर्ता ने क्या किया? कर्ता के बारे में क्या बताया गया है? मॉल जाके कपड़े ले आया, तो वो विधेय में आएगा। अब देखो, कर्ता
कर्ता का भी विस्तार कर देते हैं। हमने पढ़ा था ना आगे कि कर्ता का विस्तार भी हो सकता है। उद्देश्य में हमने ये पढ़ा था, उद्देश्य में कर्ता भी होता है और उसके साथ कर्ता का विस्तार भी हो सकता है। कैसे विस्तार हो सकता है? या तो उसकी विशेषता बता दी जाएगी ऐसे। तो देखो यहाँ पे एक वाक्य है, चाचा जी का बड़ा कुत्ता रात भर भौंकता रहा। कर्ता कौन है? उद्देश्य कौन है यहाँ पर? कुत्ता। तो उसकी विशेषता क्या है? बड़ा। कैस कर्ता का किस प्रकार से विस्तार किया गया? देखो, चाचा जी का बड़ा कुत्ता। कर्ता सिर्फ कुत्ता है यहाँ पे इस वाक्य में, उद्देश्य खाली कुत्ता है, लेकिन कर्ता का विस्तार किया गया है, चाचा जी का बड़ा कुत्ता। ठीक है, और उद्देश्य के बारे में क्या बोला गया है? रात भर भौंकता रहा। ठीक है, अगला देखो, वाक्य है तुम और सुबोध मिलकर तैयारी करो। तुम और सुबोध मिलकर तैयारी करो। तो यहाँ पे उद्देश्य कौन है? कर्ता कौन है? तुम और सुबोध। और उनके बारे में क्या बोला गया है? उद्देश्य के बारे में, कर्ता के बारे में क्या बोला गया है? मिलकर तैयारी करो। ठीक है, यहाँ पर आप उद्देश्य और विधेय अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि उद्देश्य का भी विस्तार हो सकता है और विधेय का भी विस्तार हो सकता है। अब देखो, अभी हम ये जानेंगे कि कभी कभी उद्देश्य कर्ता वाक्य के अंत में भी आ जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता बेटा कि कर्ता वाक्य के प्रारंभ में ही आए। अभी तक हमने ये देखा कि कर्ता वाक्य के प्रारंभ में आ रहा था, लेकिन कर्ता यानी उद्देश्य जिसके बारे में बोला जा रहा है, उद्देश्य वाक्य के अंत में भी आ जाता है कभी कभी। जैसे वाक्य लेते हैं, कल कहाँ रहे आप? कर्ता कौन है? आप। उद्देश्य कौन है? आप। देखा, उद्देश्य कर्ता वाक्य के अंत में आया। अगला देखो, आपके लिए आ जाएगी मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी, वाक्य में कर्ता कौन है? मेरी गाड़ी। ठीक है, तो हमने देखा कि कभी कभी वाक्यों के अंत में भी उद्देश्य कर्ता आ जाता है। ठीक है, अभी हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के भेद। ठीक है, तो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, 3 प्रकार से वाक्यों की रचना की जाती है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य देखेंगे हम लोग। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद यानी क्रिया। ठीक है, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होती है बेटा, ठीक है, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खेलने गया, सीता ने रोटी बनाई, गीता ने अचार खाया, बच्चों ने खेल खेला। ठीक है, फूलों की घाटी देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। लोग आते हैं क्रिया है और कर्ता क्या है? फूलों की घाटी देखने दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं क्रिया है। ठीक है, लोग कर्ता है। ठीक है, और कर्म क्या है? फूलों की घाटी देखने। ठीक है, दुनिया भर से।
अब देखो, गिलहरियां बगीचे में दौड़ रही हैं, क्रिया क्या हो रही है? दौड़ रही हैं। गिलहरियां करता है, बगीचे में कर्म है। हम सभी नदी के किनारे बैठे थे। बैठे थे क्रिया है, और हम सभी ये करता है, नदी के किनारे कर्म है। ठीक है, हम सभी नदी के किनारे बैठे थे। हम सभी करता है, बैठे थे क्रिया है, नदी के किनारे क्रिया है, क्रिया में आएगा। ठीक है, कहाँ बैठे थे? नदी के किनारे बैठे थे, क्रिया ये नदी के किनारे बैठे थे। ठीक है, सीता गाती है, मोहन लेख लिखता है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, छात्र पढ़ रहे हैं। ये सब सरल वाक्य के उदाहरण हैं। ठीक है, अभी संयुक्त वाक्य देखेंगे। जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं, योजक यानी दो उपवाक्य को जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो, इस संयुक्त वाक्य में एक से अधिक देखो यहाँ पे दो वाक्य हो गया ना, एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य होते हैं, और वो किससे जुड़े होते हैं? योजकों से जुड़े होते हैं। योजक यानी जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, इसीलिए लेकिन, नहीं तो, ये सारे जोड़ने वाले शब्द हैं। तो देखो, पलाश भीग गया, ये एक सरल वाक्य है, उसे बुखार हो गया, ये भी एक सरल वाक्य। यानी ये दोनों जो वाक्य हैं ये स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम है। इन दोनों वाक्यों का अपना अपना अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अगर ये इसलिए योजक शब्द नहीं होता तो भी पलाश भीग गया, इसका भी एक अर्थ निकल रहा है, इस वाक्य का भी एक अर्थ निकलता है, और उसे बुखार हो गया, उसका भी एक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सुमित ने चारपाई तो उठाई लेकिन उसे सही जगह नहीं रखा। तो अभी दूसरा उदाहरण देखो, सुमित ने चारपाई तो उठाई लेकिन उसे सही जगह नहीं रखा। तो अगर देखो, ये योजक है, लेकिन योजक यानी दो स्वतंत्र योजक दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन योजक है लेकिन, तो योजक को अगर मैंने छुपा दिया और अभी देखा वाक्य क्या है, सुमित ने चारपाई तो उठाई। सुमित ने चारपाई तो उठाई, ये एक स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, इस वाक्य का एक अपना अर्थ निकल रहा है। उसे सही जगह नहीं रखा, उसे सही जगह नहीं रखा, इसका भी एक अर्थ निकल रहा है। लेकिन दोनों एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य को योजक से जोड़ा गया है, तो उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ा जाता है संयुक्त वाक्य में। ठीक है, जल्दी चलो नहीं तो रात हो जाएगी। जल्दी चलो ये एक वाक्य है, रात हो जाएगी ये एक वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को नहीं तो योजक से जोड़ा गया है। जल्दी चलो नहीं तो रात हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सरल वाक्य में ना आप सरल वाक्य इतना जटिल वाक्य में आप नहीं देना। एग्जाम में अगर उदाहरण देने के लिए बोला जाएगा तो सरल वाक्य में एक ही क्रियापद होता है, तो उसका छोटा छोटा उदाहरण खुद अपने आप से बना के देना। ठीक है, अब आपकी 5th क्लास का ग्रामर का जो बुक है उसमें छोटे छोटे उदाहरण दिए गए हैं ना, वो देना। ज़्यादा जटिल में नहीं जाना बच्चों, हमको समझ में आना चाहिए। जो भी उदाहरण दे हमको समझ में आना चाहिए। छोटा छोटा उदाहरण दे देना सरल में, सरल वाक्य का उदाहरण देना। जैसे मोहन ने आम खाया, मोहन करता है, खाया क्या है? क्रिया है। आम क्या है? कर्म। ठीक है, गीता ने पढ़ाई की, गीता क्या है? करता है। कि
यानी किया, क्रिया है, पढ़ाई कर्म है, बच्चे ने गृह कार्य किया। ठीक है, छोटा छोटा उदाहरण देना बेटा, ज्यादा कठिन उदाहरण नहीं देना। अभी हम मिश्र वाक्य पे आएंगे। ठीक है, रचना के आधार पर तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र यानी जुड़ा हुआ। मिश्र वाक्य भी एक से अधिक सरल वाक्यों से बनता है, परंतु उसमें एक उपवाक्य होता है और शेष गौण उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होते थे, मिश्र वाक्यों में भी एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं, लेकिन उसमें एक उपवाक्य होता है और दूसरा, उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा गौण उपवाक्य होता है। ठीक है, गौण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है, यानी एक परिस्थिति होगी तभी ही वो दूसरी चीज हो पाएगी। ठीक है, वो दोनों उपवाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखो, जो वाक्य होता है वो पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन जो उपवाक्य होते हैं वो एक वाक्य के ही दो हिस्से होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक का अर्थ दूसरा उपवाक्य को पढ़ने के बाद ही निकलता है, पूर्ण होता है। दोनों उपवाक्य मिलके ही एक वाक्य बनता है। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। नानी ने कहा था कि वे हमें जूस पिलाएंगे। ठीक है, ये एक वाक्य देखो, नानी ने कहा था कि वे हमें जूस पिलाएंगे, ये दोनों उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बन रहा है। ठीक है, नानी ने कहा था कि वे हमें जूस पिलाएंगे। नानी ने कहा था कि ये मुख्य उपवाक्य है। ठीक है, उपवाक्य यानी वाक्य का हिस्सा। नानी ने कहा था कि ये मुख्य उपवाक्य है, वे हमें जूस पिलाएंगे, ये गौण उपवाक्य है। गौण यानी थोड़ा कम इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला देखो, जो किताब आपने मुझे दी थी मैंने पढ़ ली। जोर किस पे पढ़ रहा है? मैंने पढ़ ली, ये मुख्य उपवाक्य है और ये गौण उपवाक्य है। ठीक है, इस उपवाक्य पर ये गौण उपवाक्य आश्रित है। ठीक है, मोनिका की वह साइकिल खो गई जो मामा जी लाए थे। मोनिका की वो साइकिल खो गई, ये मुख्य उपवाक्य है। जो मामा जी लाए थे ये गौण उपवाक्य है। ठीक है, ये उपवाक्य, ये गौण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है। ठीक, तो हमने यहाँ पे पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक ही क्रियापद होता है, उसमें एक ही क्रिया होता है, आया, की, पढ़ाई की। ठीक है, किया। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक से जुड़े हुए होते हैं। और मिश्र वाक्य क्या था? मिश्र वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य एक से अधिक सरल वाक्य से बनता है, लेकिन उसमें एक उपवाक्य होता है और दूसरा एक मुख्य उपवाक्य होता है और शेष गौण उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अर्थ के आधार पर, यानी वाक्यों के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वाक्यों के अर्थ के आधार पर भी वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये हमने पढ़ा था ना 5th क्लास में। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक और संकेतार्थक, विस्मयार्थक, संदेहार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक, विस्मय वाला वाक्य और संदेहबोधक वाक्य। ये पढ़ा था, याद करो। आप अपने व्याकरण की बुक निकाल लेना और उसमें से आप परिभाषा देखकर याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो
विधानवाचक वाक्य। विधानार्थक वाक्य कौन सा था? ऐसे वाक्य जो किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताते हैं। ऐसे वाक्य जो किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताते हैं, सामान्य जानकारी दी जाती है, उसमें कोई भी सामान्य सी बात बता दी जाती है। ठीक है, विधानार्थक विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर किसी भी वस्तु या स्थिति के बारे में जो बताया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य, मछली तैर रही है, बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है। निषेधार्थक वाक्य, ऐसा वाक्य जो किसी कथन का निषेध करते हैं, यानी ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात के लिए मना किया गया हो, जैसे लड़ाई मत करो, सड़क साफ नहीं, ये नहीं, मत, ये ऐसे शब्द हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी बात के लिए यहाँ पे मना किया गया है। ठीक है। अगला है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य में ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, तुम कहाँ छिपे हो, तुम सब क्या कर रहे हो, क्या और कहाँ, ये शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, है ना। इच्छार्थक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद व्यक्त किया गया हो। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि व्यक्त किया गया हो, व्यक्त यानी बताया गया हो। ठीक है, हमेशा खुशी रहो, नए साल की शुभकामनाएं, इस वाक्य को पढ़कर हमको पता चला ना कि इसमें हमारी इच्छा बताई गई है। ठीक है। आज्ञार्थक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश या अनुरोध यानी रिक्वेस्ट व्यक्त किया गया हो, व्यक्त यानी बताया गया हो। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश या अनुरोध का पता चलता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कूड़ा बगीचे में मत फेंको, मत फेंको शब्द को पढ़कर हमको पता चल रहा है कि आज्ञा दी जा रही है। कल देर से मत आना, मत आना शब्द पढ़कर हमको पता चल रहा है कि आज्ञा दी जा रही है, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है। संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्य किसी शर्त या कारण से जुड़े होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्य किसी शर्त या कारण से जुड़े होते हैं, यानी एक स्थिति होगी तभी दूसरी स्थिति होगी। अगर बारिश हुई तो खूब फसल होगी, यानी अगर बारिश हुई तभी खूब फसल होगी। खूब फसल होना का किस पर आश्रित है? जब बारिश होगी तभी खूब फसल होगी। तो एक दूसरे से ये शर्त से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि तुम व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। ठीक है, यदि तुम व्यायाम करोगे तो ही स्वस्थ रहोगे। तो ये एक दूसरे से किसी शर्त से जुड़े हुए हैं, दो सरल वाक्य। ठीक है। विस्मयार्थक वाक्य, ऐसे वाक्य, विस्मय यानी चौंक जाना, आश्चर्य, ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव व्यक्त होते हों उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है। चौंकना भी बहुत प्रकार का होता है। विस्मय यानी चौंकना, चौंकना बहुत तरह का होता है ना। आश्चर्य से चौंक जाते हैं, अच्छा। हर्ष, खुशी से चौंकते हैं, अच्छा। और घृणा, अच्छा। नफरत से, शोक से, अच्छा। होता है ना अलग अलग भाव। तो ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त किए गए हों उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वहाँ आग कैसे लग गई, अरे ये चौंकना हुआ। अरे शब्द विस्मय पूरे भाव के साथ बोला गया है। ठीक है। शाबाश, अच्छा काम किया, जो शाबाश पूरा चौंकना, ये खुशी से चौंकना है, हर्ष से चौंकना है। ये जो अरे, ये आश्चर्य से चौंकना हुआ। ठीक है, विस्मय यानी चौंकना। ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव व्यक्त
हो वहाँ विस्मयार्थक वाक्य होता है। ठीक है, संदेहार्थक वाक्य, संदेह यानी डाउट, ऐसे वाक्य जिनमें काम के होने में संदेह व्यक्त किया गया हो, वहाँ संदेहार्थक वाक्य होता है। लगता है आज बारिश होगी, लगता है या डाउट है, संदेह है, ठीक है, कि आज बारिश होगी। शायद बिल्ली बाहर रहेगी, शायद शब्द पढ़कर हमको पता चल रहा है कि संदेह है, क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, संदेह है, डाउट है। तो हमने ये वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार पढ़े। अभी हम समाप्त कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने वाक्य का अर्थ जाना, शब्दों के ऐसे मेल को वाक्य कहते हैं जो पूर्ण अर्थ का बोध कराए। ये हमने जाना कि पूर्ण अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों का व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। और क्या जाना, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता। ठीक है, और विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक और संदेहार्थक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो जाता है बच्चों। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, आपका 5वीं कक्षा का जो ग्रामर का बुक था ना बेटा, व्याकरण का बुक, आप उसको रखिए, क्योंकि जब हमारे पास व्याकरण की बुक होती है ना तो हमें बहुत मदद मिलती है। ठीक है, उसकी मदद से भी आप पढ़ सकते हैं। भाषा में थोड़ा अंतर हो जाता है ना, अर्थ तो समान रहता है बच्चों, लेकिन भाषा का फर्क पड़ता है। किसी पुस्तक में अच्छी भाषा, सरल भाषा में समझा गया होता है, तो हमें उस बुक का यूज़ करना चाहिए। तो आप अपने व्याकरण का 5th क्लास का व्याकरण का बुक से भी पढ़ लेंगे, जो टॉपिक सेम है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास। थैंक यू क्लास।